एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जो है अच्छे से कर रहे होंगे। आपकी एग्जाम की डेट भी जो है आ चुकी है। तो डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हमने स्टैक एंड क्यू के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर स्टैक एंड क्यू के बारे में जाकर समझो क्या होते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट आपके टॉपिक हैं। इन दोनों के बाद फिर आप आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिकर्शन। ठीक है, रिकर्शन क्या होते हैं, हम अपने सी के अंदर यानी डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी के अंदर क्यों यूज करते हैं, ये आज देखने वाले हैं, जो कि इम्पोर्टेंट, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, रिकर्शन पूछा भी जाता है ऐसे इंटरव्यू में भी, तो काफ़ी हेल्प होगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमारा रिकर्शन क्या होता है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब जैसे कि हमारे रियल लाइफ के अंदर क्या होता है कि हमें कोई भी काम जो है वो बार बार करने होते हैं। क्या करने होते हैं? कोई भी वर्क जो होता है उसको बार बार करने होते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से हमारा प्रोग्राम के अंदर कुछ बड़ा प्रोग्राम हो जाता है। जैसे कि जब हम प्रोग्राम करते हैं तो कुछ हमारे पास बड़ा कोड हो जाता है। उस बड़ा कोड को समझ में ना मुश्किल आता है। अगर कोई हमें कोड अगर करने हैं तो उसको समझने के लिए मुश्किल हो जाता है। बड़ा कोड है, उसको समझने में थोड़ा लेंदी टाइप का हो जाता है। तो हमें क्या होता है कि जब हम रिकर्शन पढ़ते हैं तो रिकर्शन हमें क्या करता है, एक हेल्प करता है, जिसमें कि हम फंक्शन को कॉल करके, ठीक है, और हम जो भी उसमें क्या बोलते हैं रिकर्शन की हेल्प से उसको एग्जीक्यूट कराते हैं और हमारा आंसर जो है वो छोटे भाग में आ जाता है। मतलब कि हमें अगर कुछ ऑपरेशन, कुछ मैथमेटिक्स ऑपरेशंस करने हैं छोटे छोटे, तो उसके लिए भी हमारा काफ़ी हेल्प होता है। यानी हमारा कोड जो है वो समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो इसके लिए हम लोग रिकर्शन का यूज करते हैं। सी लैंग्वेज में रिकर्शन एक हमारा प्रक्रिया होता है, जिसमें कि फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल करता है। कहने का मतलब है कि अगर आपको जब कोड लिख रहे हो और आपका कोड लेंदी हो रहा है और आप एक कोड के अंदर काफ़ी सारी चीज़ों को बार बार यदि फंक्शन को कॉल करके आपको रिटर्न लेना है, तो उसके लिए आप रिकर्शन का यूज करेंगे। इस फंक्शन को रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। यानी हम जिस फंक्शन को फंक्शन से कॉल करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिकर्शन कहते हैं। ठीक है, तो इसको रिकर्सिव बोल सकते हो या रिकर्शन बोल सकते हो। तो रिकर्शन क्या है, एक हमारा प्रोसेस है जो कि हमें बार बार किसी भी कोड के अंदर, किसी भी फंक्शन के अंदर अगर उसको हम लोग को बार बार कॉल करने हैं तो उसके लिए हम रिकर्शन का यूज करते हैं। इस प्रकार की जो फंक्शन होती है कॉल को हम लोग रिकर्शन कहते हैं। और रिकर्शन में बहुत सारी क्या, बहुत सारी जो है कॉल्स होती हैं, रिकर्शन कॉल्स होती हैं। इसलिए इसको हम लोग टर्मिनेट करने के लिए टर्मिनेट कंडीशन का भी प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब है कि जब हमें किसी भी रिकर्शन जो हमने प्रोग्राम किया है उस प्रोग्राम को अगर हमें टर्मिनेट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंडीशन भी लगाते हैं। जैसे कि मान लो हमने एक कोई फंक्शन लिखा, ठीक है, फंक्शन लिखने के बाद क्या होता है कि हमें कुछ कंडीशन देने पड़ते हैं। ठीक है, मान लो n इक्वल टू जीरो, तो ये हमने कुछ कंडीशन दे दिया है कि जब हमारा n की जो वैल्यू है वो जीरो के बराबर हो जाएगा तो हम रिटर्न करा देंगे। क्या करा देंगे? रिटर्न करा देंगे, सिंपली रिटर्न करा देंगे। ठीक है, यानी रिटर्न हमको जो भी कराने हैं वो हम लिख देंगे यहाँ पे। ओके, तो अगर हमें यहाँ पे यही कहा जाता है कि ये हमने अगर कंडीशन लगा दी है तो हमारा ये क्या हो गया, ये बताता है कि ये हमारा क्या है, रिकर्शन से यूज करके इस फंक्शन को कॉल किया गया है। अभी आप प्रोग्राम जब देखोगे तो काफी अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, सकते हो कि रिकर्शन को हम सभी प्रॉब्लम पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यानी रिकर्शन जो है कुछ प्रॉब्लम्स हमारे पास होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमारा हेल्प होता है, सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करता है। जैसे कि जब हम कोड करते हैं तो कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो डायरेक्टली कर लेते हैं और समझ में भी आ जाते हैं, तो उसको रिकर्शन से करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि हल नहीं हो पाते हैं, हल भी होते हैं तो काफ़ी कठिनाई लगती है, तो उसके लिए हम लोग रिकर्शन का यूज करते हैं। तो सभी प्रॉब्लम के लिए नहीं, बट कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको हम लोग सॉल्व करने के लिए रिकर्शन का यूज करते हैं, जो कि छोटे छोटे हो गए। ठीक है, इसका प्रयोग करके हम कुछ प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उदाहरण में जैसे यहाँ पे लिखा गया सॉर्टिंग। सॉर्टिंग टेक्निक में जैसे हमारे पास कुछ नंबर हैं 8 7 5 1, इधर 2, इधर 3, इस तरह से हमारा कुछ नंबर दिया गया है। इस नंबर को यदि अगर हमें सॉर्टिंग करनी है, सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, या तो उसे हम असेंडिंग ऑर्डर में या तो उसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में रखें। असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे तो 1 2 3 5 7 8 कुछ इस तरह से हमारा जो है सॉर्टिंग हो जाएगी। ये हमारा कुछ एरे है तो कुछ इस तरह से हमारा सॉर्टिंग हो जाएगा 1 2 3 5 7 एंड 8 असेंडिंग ऑर्डर में।
तो ये हम रिकर्शन की हेल्प से इसको सॉर्ट कर सकते हैं। सर्चिंग, अगर हमें जैसे कि इसके अंदर हमें कुछ नंबर को अगर सर्च करना है तो उसके लिए भी हम यूज करते हैं। अगर इसके अंदर हमें ट्रायल करनी है तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम रिकर्शन का यूज करते हैं। अगर हमें दो नंबर का ऐड करने हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। या फिर अगर हमें 1 2 3 4 ऐसे करके हमें नंबर प्रिंट कराने हैं तो भी हम रिकर्शन का यूज कर लेते हैं आसानी से। तो सी लैंग्वेज में आई होप कि आप लोग जो है रिकर्शन क्या होता है ये आप लोग समझ रहे होंगे। रिकर्शन जो है वो सी लैंग्वेज को सपोर्ट करती है, परंतु इसका प्रयोग करने के दौरान प्रोग्रामर को फंक्शन में एग्जिट कंडीशन को भी डिफाइन करना आवश्यक होता है। अन्यथा अगर हम डिफाइन नहीं करेंगे कंडीशन को तो क्या हो जाएगा, इनफाइनेट लूप तक चलता रहेगा। जैसे कि अगर मान लो कि कोई कंडीशन हमने दे दिया है, ठीक है, अगर हम ये कंडीशन n इक्वल टू 0 दिया है कि जब n की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो अगर हम उसे को रिटर्न नहीं करेंगे, ठीक है, ये कंडीशन नहीं लगाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये रिटर्न नहीं करेंगे तो हमारा लूप जो है वो बार बार चलता रहेगा, पता नहीं कहाँ तक जाएगा। जब तक हमारी मेमोरी जो है वो भर नहीं जाएगी तब तक हमारा जो है रिकर्शन चलता रहेगा और वो उस तरह उस एक लूप में जो है प्रिंट करता रहेगा। इस लूप को खत्म करने के लिए हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं और रिटर्न कर देते हैं जो हमें रिटर्न चाहिए होता है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि रिकर्शन फंक्शन बहुत सारे मैथमेटिक्स जो ऑपरेशंस होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए उपयोग होता है। एक नंबर के फंक्शन को कैलकुलेट करना या फिर जैसे कि फिबोनाची सीरीज को जनरेट करने के लिए भी यूज करते हैं। यह फिबोनाची सीरीज क्या होता है, फिबोनाची सीरीज के अंदर में जैसे कि अगर हमें 1 2 3 4 5 इस तरह के नंबर को प्रिंट करने हैं या फिर 5 3 2 1 इस तरह के नंबर को प्रिंट करने हैं तो उसके लिए हमारा फिबोनाची जो है सीरीज इसको बोलते हैं, इसको फिबोनाची सीरीज बोलते हैं, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों को जनरेट करने के लिए काफ़ी रिकर्सन हेल्प करता है। अब हम थोड़ा सा एक प्रोग्राम देखेंगे, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रोग्राम है, तो इसको हम इंपॉर्टेंट प्रोग्राम लेते हैं और इस प्रोग्राम से समझते हैं कि किस तरह से हमारे प्रोग्राम के अंदर काम करता है। ये सी पर है, ठीक है, जावा पे भी होता है, ठीक है, पाइथन पे भी होता है और उसी तरह से हमारा और सारे बहुत सारे लैंग्वेज हैं जहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, सी प्लस प्लस में भी यूज करते हैं, ये हमारा सी का लैंग्वेज है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि रिकर्शन का प्रयोग करके हमें नंबर के फैक्टोरियल को फाइंड करना है, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि हमारा एक नंबर कुछ दिया है रहेगा, उस नंबर को जो है फाइंड करके बताना है कि हमारा फैक्टोरियल करके बताना है कि कितना आंसर आएगा। जैसे कि अगर 2 का फैक्टोरियल किया जाए तो क्या होगा, 1 × 2 यानी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 × 1 = 2। अगर 3 का करें तो क्या हो जाएगा, 2 × 3 यानी 3 × 2 यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 3 का है ना तो 3 का एक एक कम हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे ऐसे होता है, फैक्टोरियल थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। जैसे 2 फैक्टोरियल है तो 2 × 1 हो जाएगा, ठीक है, तो इसका हो जाएगा 2। 3 फैक्टोरियल है तो 3 × 2 × 1 हो जाएगा, ठीक है, तो इसको 2 हमारा क्या हो जाएगा, 6 आंसर आ जाएगा। इसी तरह से कोई भी हमारे पास नंबर है, उस नंबर को अगर हमें रिटर्न करने हैं तो उसका एक प्रोग्राम दिया गया है, ठीक है। आप लोग फैक्टोरियल निकालने जानते होंगे आई होप। सबसे पहले हम लोग सी प्रोग्राम में हैज इंक्लूड स्टूडियो ये सब लिखते हैं। यहाँ पे हमारा एक फंक्शन जो है जो कि इंट नाम का फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे एक हमारा फंक्शन है लॉन्ग फैक्टोरियल इंट, ये हमारा एक फंक्शन है इंट यन, मतलब इंटीजर यन दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कंडीशन लगाया गया है, ये हम बता रहे थे भी ना कि इफ n इक्वल टू क्या हो गया है, 0, और हमारा रिटर्न क्या करना है, रिटर्न करना है 1। अगर हमारा n इक्वल टू 0 हो जाएगा तो हमें रिटर्न करना है 1। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम रिटर्न कर देंगे अपना फैक्टोरियल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कंडीशन लगाया गया है। अगर ये कंडीशन नहीं लगता, ये कंडीशन अगर नहीं लगता तो क्या होता, हमारा जो लूप है वो इनफाइनाइट तक चलता है। कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो इफ अगर n इक्वल टू 0 हो जाता है तो हमारा रिटर्न हो जाएगा n। अगर ऐसा नहीं होता है तो इल्स वाले पार्ट में आएंगे और हमारा रिटर्न कर देगा n इंटू फैक्टोरियल n-1, जो कि एक्चुअली वैल्यू हमारा फैक्टोरियल का आ जाएगा, ठीक है। अब इसको देखो कॉल करने के लिए यहाँ पे एक और फंक्शन बनाया जाता है, ठीक है, वो एक फंक्शन हो गया, ये दूसरा फंक्शन हो गया जिसमें कि इंट इंटीजर नंबर दिया गया है, लॉन्ग यहाँ पे फैक्ट लिखा गया है, फिर प्रिंट करा दिया गया है इंटर नंबर, ठीक है, ये हमारे लिए इंटर नंबर सिंपली प्रिंट हो जाएगा। फिर स्कैन अप किया गया है %d एंड नंबर को, और यहाँ पे अपना फैक्ट इक्वल टू फैक्टोरियल इस नंबर को फिर हम लोग यहाँ पे प्रिंट करके कॉल कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे ही हमारा ये कॉल होगा, ठीक है, ये जैसे ही हमारा यहाँ पे कॉल होगा
तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉल जाएगा और जो एक्चुअली में वैल्यू है वो हमारे लिए प्राप्त हो जाएगा। तो फैक्टोरियल, तो यहाँ पे आउटपुट देख सकते हो कि जैसे ही हमने यहाँ पे इंटर किया 10, तो 10 इंटर करते ही हमारा 10 का जो फैक्टोरियल होता है वो आ गया। तो 10 का फैक्टोरियल क्या होता है, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो डायरेक्टली हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 362880। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके एक बार देख भी लेना। बाकी बात कुछ इस तरह से प्रोग्राम होते हैं। एक हमारा देखो, यहाँ पे ध्यान से देखना, एक हमारा जो है फंक्शन ऊपर में बना है, मैं दूसरे कलर में ले लेता हूँ जिससे कि आप लोग को समझ में आ जाए। एक फंक्शन हमारा यहाँ पे है और एक फंक्शन हमारा यहाँ पे बना है। ठीक है, तो ये फंक्शन जो है यहाँ पे कॉल करता है और कॉल करने के बाद हमारा अगर n इक्वल टू जीरो हो जाती है तो ठीक है, अगर n की वैल्यू जीरो हो जाती है तो रिटर्न करेगा 1, अगर ऐसा नहीं होता है तो ये प्रिंट करेगा। अब समझो कैसे, अब ध्यान से देखना कि ये कैसे काम किया है थोड़ा सा, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। वैसे अगर आपने प्रोग्राम नहीं किया होगा तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। अगर n का वैल्यू हमने दे दिया 10, तो 10 इक्वल टू जीरो, क्या ये सही है, 10 इक्वल टू जीरो? तो बिल्कुल नहीं है। तो हमारा रिटर्न जो 1 है वो नहीं करेगा, तब हमारा इल्स वाले पार्ट में चला जाएगा, इस पार्ट में चला जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पे गया तो रिटर्न करने के लिए बताया कि अगर ऐसा नहीं होता है, n अगर जीरो के बराबर नहीं है तो हमारा क्या रिटर्न होगा, फिर ये रिटर्न होगा। तो यहाँ पे हमारा जो भी फैक्टोरियल का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, देखना n जो है वो हो जाएगा 10। ठीक है, इंटू हमारा जो फैक्टोरियल नंबर दिया रहेगा उस फैक्टोरियल नंबर में हमारा एक क्या होता चला जाएगा, घटता चला जाएगा। तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इसी तरह से करते करते 1 तक चला जाएगा और फाइनली हमारा जो आउटपुट है वो आ जाएगा। तो ये हमारा दो कंडीशन दिए गए हैं कि अगर n अगर जीरो के बराबर है तो रिटर्न करेगा 1, अगर ऐसा नहीं होता है तो रिटर्न करेगा ये। तो हमारा 10 जो है वो हमारा जीरो के बराबर नहीं है तो हमारा 1 रिटर्न नहीं करेगा, अगर वो जीरो के बराबर होता तो हमारा रिटर्न 1 करता। जैसे कि ये हमारा n इक्वल टू अगर जीरो देते हैं तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि आप लोग को यहाँ पे पता है कि यहाँ पे देख रहा है कि n जो है वो जीरो के बराबर है। अब हम बात करेंगे रिकर्शन की एडवांटेज की, कि रिकर्शन के एडवांटेज क्या है, मैंने इसके फायदे क्या है। तो यह अनावश्यक फंक्शन कॉल को कम करता है, मतलब कि हमें अगर काफ़ी ज़्यादा फंक्शन का यूज करने हैं तो उसके लिए भी हेल्प करता है, अगर नहीं करना है तो भी हमारे लिए हेल्प करता है। ठीक है, इसके द्वारा हम प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इंटरेक्टिव सॉल्यूशंस, बहुत बड़ा जो कॉम्प्लेक्स यानी कठिन होता है उसको आसानी से हम लोग कर लेते हैं। इसमें हमारे जो कोड्स होते हैं, ठीक है, वो बहुत ही गुड होते हैं, या फिर कह सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं। ठीक है, जिसको समझने के लिए आसान होता है। हमने बताया ना शुरू में आपको कि अगर आपका बड़ा कोड है और उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पा रहे हो तो रिकर्सन की हेल्प से आप अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दिया गया है रिकर्सन का प्रयोग, डिसएडवांटेज है ये, हानि जिसको बोलते हैं हम लोग। डिसएडवांटेज क्या है कि रिकर्शन का प्रयोग करने करके बनाए गए प्रोग्राम को समझना, डिबग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मतलब कि जो अगर कोई नया प्रोग्रामर है ना तो वो उसको थोड़ा सा समझने में काफ़ी कठिनाई हो सकती है। अगर सीखा हुआ है तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर जैसे कोई नहीं जान रहा है तो उसके लिए समझना थोड़ी सी परेशानी हो जाती है, क्योंकि हम चीज़ों को बार बार कॉल करते हैं, कॉल करके रिकर्शन को हम लोग हल करते हैं। इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरी स्पेस की आवश्यकता होती है, बिकॉज हम बार बार कॉल करते हैं तो हमें पता नहीं कितनी कॉल करने की ज़रूरत होगी। इसके लिए मेमोरी की स्पेस की ज़्यादा इसमें ज़रूरत होती है। इसमें प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में ज़्यादा समय लगता है, माने जब हम इसके अंदर प्रोग्राम करते हैं तो हमारी टाइम जो स्पेस होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, रिकर्शन की अब हम थोड़ा सा टाइप की बात करेंगे जो आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे कि रिकर्शन कितने टाइप से हैं। वैसे ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट टाइप भी देख लो कि कितने टाइप से होते हैं। ठीक है, पहला है आपका टेल रिकर्शन। टेल रिकर्शन ये पहला टाइप है। इसमें क्या होता है कि अगर हमारा कोई रिकर्शन फंक्शन खुद को कॉल करता है तो वो रिकर्शन कॉल फंक्शन का अंतिम स्टेटमेंट है, और इसे हम लोग टेल रिकर्शन कहते हैं। जैसे कि अगर कोई खुद को कॉल करता है, हमारे पास जो प्रोग्राम दिए गए हैं उसको वो खुद फंक्शन को कॉल करता है तो हमारा टेल रिकर्शन होता है। ठीक है, जो कि एक बार चलता है वही अंतिम स्टेटमेंट होता है, इसके बाद वो रिटर्न हो जाता है। रिकर्सिव कॉल के बाद फंक्शन कुछ भी परफॉर्म नहीं करता है, हमारा आंसर फिर कुछ नहीं आएगा। सिंगल रिकर्शन क्या होते हैं, तो सिंगल रिकर्शन हमारा
वह होता है जो कि केवल एक रिकर्शन को कॉल करता है, यानी वो काफ़ी सारे रिकर्शन को कॉल नहीं करता, वो सिंगल को सिर्फ कॉल करता है। मतलब जैसे कि अभी जो हमने फैक्टोरियल का देखा, 10 फैक्टोरियल का, और एक बार ही वो कॉल हुआ और हमारा फैक्टोरियल का आंसर आ गया, वो बार बार कॉल नहीं हुआ, तो इसे हम कहते हैं सिंगल रिकर्शन। अब मल्टीपल रिकर्शन के अंदर क्या होता है कि हम बहुत सारे रिकर्शन को कॉल करते हैं और हमारा आंसर जो है अलग अलग आता है। अगर हमें जैसे कि काफ़ी सारे आंसर लाने हैं तो हमको मल्टीपल रिकर्शन फंक्शन लगाने पड़ेंगे और बार बार उसे कॉल करके आंसर हमें 2-3 लाइन आना होगा। अब एक हमारा है इनडायरेक्ट रिकर्शन, तो इसके अंदर क्या होता है कि अगर हमें कोई नंबर घटित हुआ है तो जब फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करता है, जिसके कारण उसके ओरिजिनल जो फंक्शन होता है उसको कॉल करना पड़ जाता है। इसका मतलब है कि इनडायरेक्ट रिकर्शन क्या होगा, इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि वो डायरेक्ट तरीके से नहीं, वो इनडायरेक्ट तरीके से जो है हमारा रिकर्शन कॉल हो जाता है और जो हमें आंसर चाहिए है वो हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, तो जो हमारे इनडायरेक्ट जो रिकर्शन होते हैं इसमें हमारा जो ओरिजिनल फंक्शन को कॉल होता है वो डायरेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट टाइप से रिकर्शन इनडायरेक्ट रिकर्शन को कॉल कर देता है। तो ये होता है, ये 4 टाइप से। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे रिकर्शन। ठीक है, रिकर्शन कुछ है नहीं, रिकर्शन क्या है, देखो कि जो हमारे पास जटिल प्रोग्राम है उन प्रोग्राम को हम लोग कॉल करके जो है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो रिकर्शन टाइप भी देख लिए कि वो सिंगल टाइप से भी हम कॉल कर सकते हैं, मल्टीपल टाइप से भी कॉल कर सकते हैं, डायरेक्टली टाइप से भी कॉल कर सकते हैं। तो ये सारे हमें कॉल करने की प्रदान करता है। हमको कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं तो उसके लिए काफ़ी हेल्प करता है, उतना जटिल नहीं होता है। ठीक है, जो नए प्रोग्राम है उनके लिए जटिल हो सकते हैं, बट जो पुराने हैं उनके लिए जटिल नहीं होता है। तो ये थोड़ा सा इसका हेल्प होता है रिकर्शन का। आई होप कि आप लोग रिकर्शन जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग हो सकता है नया चैप्टर स्टार्ट करें जो कि हमारा ट्री है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए एक लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।